प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरभंगा में डॉक्टर की कमी के कारण मरीजों को समय से इलाज नहीं हो पा रहा है। जो डॉक्टर यहां प्रभार में हैं वह समय पर नहीं पहुंचते हैं, जिससे मरीजों की परेशानियां और बढ़ जाती है। एक ही डॉक्टर को कई तरह के कार्य सौंप दिए जाने के कारण मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। जहां ओपीडी में मरीज को देखने का समय 12 से 8 बजे तक है, वहीं डॉक्टर 2 बजे तक पहुंचते हैं। 6 बजे से पहले केंद्र से चले जाते हैं। डॉक्टर से लेट होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया, मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार। जी सर, इस अभी यहाँ पे आप क्या हैं? यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हैं। आपके आने का क्या टाइम टेबल है यहाँ? मेरा आने का टाइम तो है, यहाँ तो टाइमिंग है इसका टाइमिंग है 12 से 8 जी। इसका टाइमिंग 12 से 8 है, लेकिन यहाँ पर 2 डॉक्टर के नहीं रहने के कारण हमको अकेले देखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग और हम जो है वो पार्ट टाइम के डॉक्टर हैं, हम फुल टाइम डॉक्टर नहीं हैं और हम ही को सब कुछ देखना पड़ता है। मजबूरी में हमको कभी कभार पार्ट टाइम में आप क्या कहना चाहेंगे, कितने देर आपकी कम से कम ड्यूटी रहती है? 2 घंटा 4 घंटा, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम। क्या टाइमिंग है, आप किस टाइमिंग में 2 घंटे सुबह और शाम में देखते हैं, ये बताइए। जैसे 2 बजे से हम आते हैं, 2 से 4 देखेंगे, 2 से 4, फिर 4 से 8। फिर सर 12 बजे से खुलने के बाद जो यहाँ पेशेंट आते हैं उनके लिए कौन डॉक्टर अवेलेबल है? कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। फिर वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, हमको क्या करेंगे? जैसे आप प्रभारी सर जानेंगे। प्रभारी आपके प्रभारी सर कौन है? एसी डॉक्टर एसी मिश्रा। वो कब कब यहाँ पे आते हैं? सर तो आते ही रहते हैं बराबर। कितने दिन पे आते हैं? वो तो सर शाम को भी आते हैं चेक चाक करने के लिए, मंडे को भी आते हैं। मतलब हर दिन नहीं आ पाते हैं? हर दिन कैसे आते हैं, उनका भी तो हॉस्पिटल रहता है। तो आपका ड्यूटी का जो टाइम है वो 12 से 2 है या 2 से 4 है? 12 से 4, 12 से 8। 12 से 8 आपका ड्यूटी टाइम है? मेरा नहीं है, मैं आपका ही पूछ रहा हूँ। अब आपका है कि हम ही को देखना पड़ता है, समझिए। तो फिर सर इतने लेट आते हैं? आज भी 12:30 बजे से हम लोग यहाँ पे बैठ के आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जब आएंगे तो क्या टाइम टेबल है आपका? काफ़ी पेशेंट आके लौट गए हैं यहाँ से, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? इसके सब इसलिए कहेंगे कि हमारे यहाँ दवा भी नहीं था, इधर दवा आया 2 दिन पहले और पेशेंट लोग हम लोग का रेशियो भी कम हो गया अभी एट ए टाइम, तो हम उसी अनुसार सदेंगे जिस टाइम पेशेंट आ गए। शाम में 6 बजे ओपीडी बंद हो जाती है, 6 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं होता? 6 बजे नहीं, कम से कम हम लोग ने कई बार यहाँ पे आके देखा गया है 6 बजे बजते यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है, कोई भी स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कभी कभी दिख जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं दिखता है। एक डॉक्टर कितना काम करा बताइए आप सर यहाँ पे? ये तो सर ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। पेशेंट को तो सुविधा मिलनी चाहिए। अभी क्या हुआ है, अभी देखिए मेरा क्या हुआ है कि अभी ड्यूटी छिड़काव वाला ड्यूटी मेरा मिल गया है, हमको फील्ड का भी काम देखना आता है, तो उसमें भी जाना रहता है हमको, तो सब देखना। हमको आने का यहाँ राइट तो हमको भी नहीं है, वो दिखाते हैं चिट्ठी या इतने दिन बैठ के अपना टाइम पास जाते थे। हम करते क्या था, बाहरी दवा लिखते थे, उसको ऑन रिक्वेस्ट करके चलो बाहर ले लो अपना। अभी कुल मिलाकर कहा जाए कि ये मतलब एक टाइम पास का जगह बना दिया है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे लोग आते हैं और टाइम पास करके चले जाते हैं। देखिए सुविधा के अभाव में, दवाओं के अभाव में गरीब लोग आते हैं चले जाते हैं। हम लोग बालिक गाली सुनना पड़ता है, बात सुनना पड़ता है कि सर आप बैठे हुए कोई दवा ही नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? दवा के अलावा भी अस्पताल में बहुत सारी कमियां हैं। भवन जर्जर होता जा रहा है, शौचालय की इनको भी मैंने इसका भी सूचना मैंने दिया, डीपीएम को दिया, से सब कुछ मेरा सारा मीटिंग जो अटेंड करते हैं उसमें हम सारा सूचना भी दी सबको कि सर हम मकान का कुछ उपाय कीजिए। हम लोग बैठे रहते हैं, कब कीजिएगा, क्या होगा नहीं होगा। आके सीएस साहब आए थे, डीपीएम आए, सब देखो के गए, कुछ नहीं। हमारे यहाँ ना टॉयलेट है, ना बाथरूम में, कुछ नहीं है, और रोड पर हम जाते हैं। किसे जिम्मेवार मान रहे हैं इस समस्याओं का? किसे जिम्मेवार मान रहे हैं आप? सीएस साहब को देते हैं, सीएस साहब करेंगे, प्रभारी सर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? अभी कुछ देखे स्टाफ है काम कर, डॉक्टर है काम कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे 1 घंटे करीब वेट करके WHO से जो सर्वेयर आते हैं वो आके यहाँ से गए हैं। यहाँ पर जो उन्होंने अभाव देखा है और यहाँ पे कोई डॉक्टर भी उपस्थित नहीं थे जब OPD का समय होता है। इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं कि WHO के कर्मचारी भी यहाँ पे आके वेट करके चले जाते हैं और उन्हें कोई दिखता नहीं है? यहाँ पे भी नर्स लोग आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ पे अगर यहाँ पे डॉक्टर उपस्थित नहीं हैं तो इसमें क्या कहा जा सकता है सरकार को? ये तो गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था करेगा ना डॉक्टर का, हम लोग अकेले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसी की व्यवस्था करे। मतलब ये आपके ऊपर नहीं आता है कि यहाँ पे आपका 12 बजे आना? हमारे प्रभारी मैनेज करे कि डॉक्टर कैसे चलेगा, ओपीडी मेरा ऑफिसर कैसे चलेगा? ये आपके प्रभारी के ऊपर आप अपना, और क्या प्रशासन चलाओ तो कौन करेगा? जो इनके मालिक में भी अपना पर्सनल हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप वहाँ
ऐसा कुछ नहीं है। आप हर एक डॉक्टर अपना कहीं ना कहीं 1-2 घंटा तो मैनेज करता ही सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब सुबह आपका समय वहाँ जाता है और उसके बाद वहाँ से जब निकलते हैं तब यहाँ पहुँचते हैं आप? नहीं, हम 12 बजे पहुँच जाते। कल हम 12 बजे पहुँचे हुए थे। कल जो 12 बजे से आप प्रेजेंट हैं। आज सर कितना टाइम हो रहा है अभी, आप बताएंगे अपने 2 घड़ी? बज रहा 2 बजे। आज 5 मिनट पहले आप यहाँ पहुँचे हैं। नहीं, 1:30 बजे पहुँच गए थे। 1:55 में आप पहुँचे हैं। ऐसा मत बोलिए, 1:30 बजे पहुँच गए थे, ऐसा नहीं, मत आप पहुँचे हैं और हम लोग अभी फिर अंदर इन किए हैं और आपके सामने बैठे हैं साथ डॉक्टर में। और की ये जो व्यवस्था टाइम पास सेंटर बना हुआ है इसको सही करें। हाँ, और क्या। क्या नाम बताया था आपने? डॉक्टर मनोज कुमार। थिएटर यूनिट दरभंगा द्वारा रिलीज होने वाली फिल्म अनारकली ऑफ आस फिल्म का आज प्रमोशन किया गया। डायरेक्टर अविनाश दास ने प्रेस के माध्यम से दरभंगा वासियों से यह फिल्म देखने का अनुरोध किया। इस फिल्म में अधिकतर कलाकार मिथिलांचल से ही हैं। यह फिल्म महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। इस प्रेस वार्ता में प्रकाश बंधु, अविनाश चंद्र मिश्र, सीताराम शर्मा सहित कई कलाकार उपस्थित हैं। नाटककारों में से एक है। आज जब इनको मैं अपने साथ पहली बार मतलब सर माफ़ी चाहता हूँ कि आपके साथ बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मुझे वो दिन याद आ गया जब जयपाल शर्मा जैसे वरिष्ठ रंगकर्मी यहाँ होते थे, और ये जब हम याद कर रहे हैं अविनाश दास जी को, तो उनके साथ जिन लोगों ने काम किया उनको याद करना भी हमारा परम कर्तव्य है। राव भैया हैं, चौधरी भैया हैं, गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव जी थे, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जी। ये बाद में जब जुड़े थे मैं उसी तहत दरभंगा में रहा करते थे। वो दौर था जब वो नागार्जुन से जुड़ चुके थे और अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को बहुत मांझ रहे थे वो एक तरह से। और जो थोड़ी बहुत कहते हैं कि प्रतिभा में एक अराजकता भी होती है, तो अक्सर प्रतिभाशाली लोग थोड़े अराजक लगते हैं शुरू में कि उनमें थोड़ी अराजकता है। क्योंकि पहली मुलाकात हमसे उनकी हुई थी तो मुझे याद है बंगला स्कूल में कोई कार्यक्रम हो रहा था। उन्होंने कहा कि अपना परिचय दिया और कहा कि सर प्रत्येक इतवार को हम एक आदमी को खखोरते हैं, अगले इतवार को आपको खखोरने की योजना है। तो मुझको थोड़ी ऑफ बीट बात लगी ये खखोरने वाली। तो मैंने कहा कि आप मुझको जानते कितना है जो खखोरेंगे। इस तरह से ही बात का सिलसिला चला। फिर मेरे एक बहुत सीनियर मित्र हुआ करते थे, अच्छे कहानीकार हैं अभी भी, वो सक्रिय हैं अभी भी, रामधारी सिंह दिवाकर जी से भी वो परिचित थे। दिवाकर जी कहा करते थे कि जानते हैं अविनाश जी, ये जो अविनाश है ना ये लुत्ती है। उसको लुत्ती नाम से पुकारा करते थे। लुत्ती मतलब चिंगारी। उस पर अगर धूल जम जाए तो बर्बाद हो जाए, नहीं तो उसको सुलगा के रखिए तो कुछ न कुछ। तो अविनाश में एक सतत सक्रियता रही है बराबर, वो चाहे मानसिक स्तर पर हो और शारीरिक स्तर पर, दोनों। अगर शरीर से निष्क्रिय भी है तो मानसिक रूप से सक्रिय रहा है। और यहाँ से फिर वो पत्रकारिता में प्रभात खबर जाना हो या दिल्ली जाकर mohalla.com जैसा वेबसाइट चलाना हो। मुझको याद है कि दरभंगा के बाद बहुत वर्षों के बाद 11 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्यक्रम में मैं गया था, तो वो आकर मिला था मुझे और काफ़ी देर 4-5 घंटे साथ गया। और उस साथ रहने ने मुझको काफ़ी प्रसन्नता दी कि ये लड़का अभी भी कम से कम इसको ये मालूम हुआ कि मैं आया हुआ हूँ, तो इतना समय निकाल के इतने देर साथ रहना कहीं न कहीं आपके भीतर की स्थिरता को दर्शाता है। और व्यक्तित्व में ये स्थिरता इसकी अब आ गई है। और दिल्ली में जब वो NDTV में काम कर रहा था तो इतनी सक्रियता उसकी थी कि आपको बताऊं मैं कि उसका एक नाम ही हो गया था अविनाश दास। तो अभी वो मैंने हुआ है, पहले वो सिर्फ अविनाश के नाम से लिखा करता था वो। और जो भी उसने लिखा, चाहे उसने कविता लिखी हो या उसने गज़लें लिखी हो, प्रभावित उसने हर जगह किया रहा है। और एक समझदारी उसने विकसित धीरे धीरे, जो थोड़ी अराजकता का अंश था शुरू में, वो उसने स्थिरता में बदला और गंभीर काम करने की तरफ उद्यत हुआ। और इस फिल्म के बारे में जो सुनने में आ रहा है, जो चीज़ प्रोमो TV पर भी आदमी देख रहा है या
इधर उधर के रिव्यूज के माध्यम से भी जो सुनने में आ रहा है, तो स्त्री सशक्तिकरण को लेकर के, खास करके एक खास वर्ग की महिलाओं के जीवनचर्या को लेकर, जीवन संघर्ष को लेकर जितनी शिद्दत से, जितनी गंभीरता से उसमें बात को रखी है, और इंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज भी, इंटरटेनिंग भी हो और मैसेज भी हो, ये दोनों को संभाल पाना एक बहुत ही महीन काम होता है, और ये काम उसने किया है ऐसा देखने से लग रहा है। फिल्में देखने के बाद उस पर ज़्यादा अच्छी तरह बात की जा सकती है, लेकिन अभी इस बात के लिए शुभकामना अविनाश को दी जा सकती है, और हम लोगों को इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि लोग उसकी फिल्में देखें और सराहें। अविनाश दास जी इनके साथ बिताए हुए हैं, इस शहर के साथ बिताए हुए हैं। उनको एक और नाम से जाना जाता है जिस पे वो लिखा करते थे, जिस नाम से, दास दरभंगवी। इस नाम से बहुत वो फेमस हुए हैं। दरभंगा के प्रति जो उनका प्यार है, साहित्य उनके जीवन में यहीं से आया, कलात्मक रुचि जो आई वो इसी मिट्टी से आई। इवन आज प्रकाश बंधु, जो प्रकाश बंधु है, मुझे जो लोग बाहर जानते हैं वो दरभंगा की वजह से ही जानते हैं ना। मैं अगर मैं दिल्ली में रंगमंच कर रहा होता तो मेरी पहचान समुद्र में एक छोटे से मछली की तरह होती है। यहाँ करने का फ़ायदा ये होता है, ये शहर आपको बहुत कुछ देता है। बहरहाल, जैसा सर ने फिल्म के बारे में बताया, फिल्म की कहानी के ऊपर बात करना अभी उचित नहीं है, क्योंकि फिल्म अभी हॉल पे लगी है, चाहते हैं कि लोग जाएं। ये ज़रूर है कि एक ऐसे तबके की महिला की कहानी है जिनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ बदचलन के रूप में देखते हैं। शादी ब्याह में गाना तो गवा लेंगे, लेकिन उन्हें अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करेंगे, या हमें ऐसा लगता है कि द्व्यर्थी का अर्थ गाने वाले के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी महिला की कहानी है। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी हैं, जो पूर्ण रूप से बिहार के हैं, अपने गोपालगंज के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उत्तीर्ण हैं, और कई बेहतरीन और महत्वपूर्ण फिल्मों में अलग अलग भूमिका इन्होंने निभाया है। एक और मिथिलांचल के प्रसिद्ध अभिनेता हैं श्री परम आदरणीय संजय मिश्रा जी। वो अद्भुत अभिनेता हैं, और उनके अभिनय का जौहर तो अमिताभ बच्चन तक उनके सामने बोल चुके हैं कि इतने वर्सटाइल एक्टर के सामने मैं कुछ नहीं। बहरहाल, इस फिल्म में एक और अच्छी बात अविनाश जी की क्या रही है कि इनकी जो पूरी टीम है, उस टीम में मैक्सिमम लोगों को, अगर हम टेक्निकल टीम को हटा दें, कैमरामैन, म्यूजिक डायरेक्टर, इन लोगों को, तो उनका जो असिस्टेंट डायरेक्टर है जितेंद्र नाथ जीतू, बहुत महत्वपूर्ण बात है उसका जिक्र करना इस फिल्म में, क्योंकि इस फिल्म की कास्टिंग जितेंद्र नाथ जीतू ने किया है, जो अपने मधुबनी से हैं, और मूलतः वो भी रंगकर्मी थे पटना में जब हम थे हम लोग, और हमारे पिछले साल रंगपेटिया जो नाट्य महोत्सव किया था उसमें भी वो आए थे। उन्होंने चुन चुन के इस फिल्म के वास्तविक कैरेक्टर के साथ जो न्याय होना चाहिए वैसे पात्र मिथिलांचल से ढूंढे। मधुबनी के कई कलाकार हैं, मैथिली नाटकों के, उनको बाकायदा मंच पे दिया, क्योंकि हम बहुत बायस्ड हो जाते हैं जब कास्टिंग करते हैं कि हम हिंदी हैं, कमर्शियल है, तो ऐसे लोगों को लेंगे। गांव देहात में जो लोग पुराने नाटक कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जा पाता। जितेंद्र नाथ जीतू ने बाकायदा मधुबनी के कई एक्टर्स हैं, भास्कर झा है, प्रेमनाथ झा है, फिर दीपक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिथिलांचल से हैं, और उनको एक बड़े पर्दे पे लाने का काम इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर सह निर्माता ने जितेंद्र नाथ जीतू ने किया है। चूना भट्टी गंगवाड़ा के बीच बन रहे पुल का निर्माण अधर में लटका पड़ा। इस पुल का निर्माण करीब 1 वर्ष से चल रहा है, लेकिन अभी तक 25% कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, और डायवर्सन नहीं होने के कारण राहगीर और वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। व्यापारी को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। परिचालन बंद होने के कारण उनके व्यापार पर भी काफ़ी असर पड़ा है। कॉन्ट्रैक्टर से पूछे जाने पर उसने कहा कि जून जुलाई तक कार्य पूरा होने की संभावना है। अब देखना यह है कि कब तक यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, वैसे आने जाने में तो सर बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे, और यदि आप लोग दे रहे हैं न्यूज़ तो देने के लिए आपको धन्यवाद। और एक्चुअली क्या है, तो यहाँ पे जो 1 साल से काम हो रहा है और काम में कोई प्रोग्रेस नहीं है। जैसे कि आपको काम आता है, सब मटेरियल आता है, गिरता है, उसके बाद चला जाता है, उसके
उसके बाद में दिक्कत तो आने जाने का पब्लिक का भी होता है और प्लस हम लोग को तो बाइक का होता ही है, और जितने भी सवारी हैं, जितने भी आने जाने वाले हैं, सबको प्रॉब्लम होता है। और आने टाइम में दुर्गा पूजा है, उसके लिए यहाँ का आपको पब्लिक बताया है, जो कि दुर्गा पूजा है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, और प्रॉब्लम आएगा ही, पब्लिक आएगा अंधेरा में जाने आने के लिए, तो सबसे बड़ी बात यही है, प्रॉब्लम आएगी। इस रूट के बंद होने से आप लोगों को कितनी परेशानी और कितना घूम के जाना पड़ रहा है? हम लोग को तो बहुत घूम के जाना पड़ता है इधर से, और जो कि मान लिए तो तेल भी खर्चा होता है और परेशानी भी होता है, और इधर से जाने में थोड़ा बहुत रास्ता कठिन भी है, और इधर से शॉर्टकट सोचते हैं यहाँ से पब्लिक को बोलता है हाँ भाई मटेरियल आ गया, गिरेगा, गिरने के बाद में उसके बाद में चला जाता है, मटेरियल भी कहाँ चला जाता है। यहाँ का जो है पब्लिक वो एक्चुअली क्या है तो देखने वाले हैं और ज़्यादा समझदार नहीं है, उतना बोलने वाले नहीं है, जैसे कि नेता लीडर कोई आ गया वो भी नहीं है, यहाँ पे है लेकिन बगल अगल में है, यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, ये देहात एरिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू झा है, बाकराइन। कहाँ से हैं आप? मधुबनी, मधेपुर से हूँ। मधेपुर? जी हाँ। प्रतिदिन आते जाते हैं यहाँ? जी हम तो आते हैं रेगुलर, हमारा काम है। क्या करते हैं? स्कूल से हैं? DAV पब्लिक स्कूल। यहाँ स्कूल आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती होगी? हाँ, हम लोगों को यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है। जब हम आते हैं तो हमारे स्कूल का टाइम लेट हो जाता है, और यहाँ पे छोटी सी गली है, उसमें उसके गिरने का डर या भय होता है, उससे आने से गिरने या फिसलने का डर रहता है, बना हुआ रहता है। और मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्द, ये हुआ 6-7 महीना हो गया है, पब्लिक के मोहल्ले वाले का आने जाने में बहुत सा कठिनाई होता है। सबसे पहली बात रहा है कि बसंत दुर्गा पूजा नज़दीक आने वाली है, उसके वजह से पब्लिक के यात्री को बहुत सा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो यहाँ के DM को दरख्वास्त करें जल्द से जल्द इस कार्रवाई के। यहाँ जो काम चल रहा है वो ठीक तरीके से काम नहीं चल रहा है? ठीक तरीके से नहीं होते हैं। कितने दिनों से यहाँ पे आप लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है? कम से कम 6-7 महीना 7 महीना हो गया। बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसीलिए सबसे पहले समस्या तो दुर्गा पूजा की है। यात्री कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, गिर जाएंगे, खस जाएंगे, पूजा कमेटी के बदनामी होंगे, मोहल्ला वासी के बदनामी होंगे। काम स्टार्ट होने के बाद प्रतिदिन यहाँ पे काम नहीं चला है? नहीं चला, यही मुश्किल से 10 दिन से लगातार काम चल रहा है। किस बीच में बंद था? बहुत काफ़ी दिन से बंद था। किस कारण से बंद था? कुछ कारण है, सारा सामान आता है, गिर जाता है, फिर उठा करके ले जाता है। इसका प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत नहीं है तो ठेकेदार समझेंगे। मोहल्ले वासियों ने कभी ठेकेदार से बात नहीं की? मोहल्ले वासी बोलते हैं लेकिन इस बात के कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या नाम जी? साल भर से काम हो रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, जाने आने में इतना दिक्कत होता है। यहाँ का गाड़ी इधर की गाड़ी इधर ही रुक जाती है, उधर की गाड़ी उधर ही रुक जाती है, आदमी को बहुत परेशानी है। बच्चे लोगों की पढ़ाई लिखाई में भी? पढ़ाई लिखाई में, जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। जी आप इसी मोहल्ले में रहती हैं? हाँ, इसी बात। क्या नाम है आपका? हो जाए कि 4 दिन चलेगा, कुछ दिन के बाद फिर बंद न हो जाए। क्या क्या दिक्कत आ रहा है? पूरा रोड जाम किया, न डरवेशन दिया, न कुछ दिया है, हम लोग का दुकानदारी ख़त्म हो रहा है। मसाला रात में मिलाता है, ओवरसियर आता है, खाली फ़ोटो खींच लेता है, चल जाता है, घूस खाए हुआ है वो सब। क्या नाम है आपका? मेरा गणेश। कहाँ पे घर हुआ? आगे है। कौन सा जगह हुआ ये? चूना भट्टी। कुछ पीछा पड़ गया काम, इसलिए थोड़ा लेट नहीं लगेगा। इस जून जुलाई में हम गाड़ी दौड़ा देंगे। जून से जुलाई तक में? हाँ, ये कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट था आपका? ये 18 महीने। जी कितना महीना लेट चल रहे हैं आप? नहीं लेट नहीं, अपने समय सही है। कब तक आपको कंप्लीट जहाँ करना तक जानकारियाँ मिली थी उस जानकारी के हिसाब से ये फरवरी में अपडेट कर देना था इसको। हाँ, लेकिन अभी टाइम है हमारे पास। कितना टाइम आपके पास अभी है? लगभग 6-7 महीना समय, तो 7 महीना और समय है। मतलब समय अवधि को आप लोगों ने री एक्सटेंड करवाया? नहीं, बरसात की वजह से ऐसे टाइम हमारे पास में है, और जो लेट लगा बरसात का वजह से, क्योंकि पब्लिक का ये मेन मुख्य मार्ग था, आवागमन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, स्कूल का भी बच्चे लोगों को काफ़ी घूम के जाना पड़ रहा है, तो इसी के लिए ये काम का अतिशीघ्र होना काफ़ी आवश्यक है। क्या लग रहा है? इस बरसात में हम गाड़ी दौड़ा देंगे। करीब साल भर से के ऊपर से भी ये कार्य यहाँ पे चल रहा है, लेकिन अभी तक 25% भी कार्य नहीं दिख रहा है। क्यों? नहीं, मेन काम हो गया है, अब सुपर स्टे का काम है, तो जो है ना टाइम जो बोले उस टाइम हम जमीन का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश रहा हुआ। क्या है आप यहाँ? हम कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज समापन किया गया। समापन समारोह में सभी 35 प्रतिभागी को
कुलपति विद्याधर मिश्र के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। इस संगोष्ठी में कल से आज तक प्रतिभागियों ने अपना शोधपरक आलेख प्रस्तुत किए। संगोष्ठी में विशेषतः मिथिला की आदर्श संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति के निर्धारण में आदिकाल से ही मिथिला की संस्कृति के योगदान को प्रतिभागियों ने रेखांकित किया। पूरी भारतीय संस्कृति का निर्धारण इस मिथिला की संस्कृति से हुआ है। यही तथ्य छन कर हम लोगों के सामने आ रहा है और यह वस्तुतः हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे छात्रों के लिए गौरव की बात है। जैसा कि कुलपति जी ने उसके प्रारंभ में ही कहा था कि विशेष करके हम मिथिलावासियों का और मिथिलावासी संस्कृतज्ञों का यह दायित्व बनता है कि भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें, क्योंकि प्रारंभ से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति पर जितने आक्रमण हुए हैं वो बाहर सफल हुए, लेकिन इस मिथिला में सफल हुए। इसलिए हमारा दायित्व इसमें अधिक बढ़ जाता है। आशा करते हैं हम लोग कि इस कार्यक्रम से एक नया अध्याय शुरू होगा, छात्रों में एक नया उत्साह होगा और वो उत्साहित होकर अपना काम करेंगे। उनको हम लोगों ने जो भाग लिया था, जिन्होंने आलोक प्रस्तुत किया, उन 35 छात्रों को हम लोगों ने प्रमाण पत्र दिया है और कुछ हमारे जो सत्र संयोजक थे या कुछ बाहर से विद्वान आए थे, सत्राध्यक्ष वगैरह, इनको भी प्रमाण पत्र कुलपति जी के हाथों दिया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के बाहर कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा नियंत्रण के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीएम लॉ कॉलेज के छात्रों ने यह आरोप लगाया कि बिना किसी जानकारी के परीक्षा ले लिया गया और करीब 300 से अधिक छात्रों ने दोबारा परीक्षा लेने को कहा तो सभी अधिकारियों ने साफ मना कर दिया। छात्रों ने लिखित में भी आवेदन परीक्षा विभाग को दिया, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला। छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा फिर से नहीं लिया गया तो वह धरना पर बैठ जाएंगे। शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों का एग्ज़ाम लिया गया है कि ताकि हम लोग को पता ही नहीं चल पाया और 27 तारीख तक फॉर्म ही भराया, जबकि हम लोगों को बताया गया था कि 1 महीने के बाद एग्ज़ाम निकलेगा, एग्ज़ाम का डेट निकलेगा, आप लोगों को सूचना दी जाएगी। एडमिशन से लेकर के और फॉर्म भराने तक हमेशा मोबाइल नंबर लिया जाता है, लेकिन उस मोबाइल पे हम लोग को कभी भी कोई मैसेज नहीं होता है, नहीं कॉलिंग किया जाता है, जिस वजह से क्या इतना शॉर्ट नोटिस की वजह से सेशन पहले ही ऑलरेडी 1 साल लेट था। हम लोगों ने सोचा कि बताया गया कि 15 दिनों के बाद जब एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो हम लोग 15 दिन के बाद कॉन्टैक्ट करने गए तो वहाँ पता चला क्या कि 8 तारीख से एग्ज़ाम चालू है। इस वजह से हम लोग का एक प्रथम पत्र का जो एग्ज़ाम था वो छूट गया और यूनिवर्सिटी के मिस्टेक वजह से 27 तारीख का जो परीक्षा छूटा था, 27/3 को जो परीक्षा होने वाली थी वो 27/3 की जगह पे 2 हो गया था, तो उसका एग्ज़ाम फिर 30/3 को लिया जा रहा है। तो हम लोगों ने बोला कि सर यूनिवर्सिटी के गलती से जब एग्ज़ाम दोबारा लिया जा रहा है तो ये भी तो यूनिवर्सिटी की गलती है कि जब हम लोग का मोबाइल नंबर हमेशा लिया जाता है तो फिर हम लोग को सूचना क्यों नहीं दी जाती है। और सूचना के बाद में हम सैकड़ों लोगों का भविष्य जो आज अधर में हो गया है, पहले से 1 साल सेशन लेट चल रहा है, हम लोग 1 साल और लेट हो जाएंगे। तो इन लोगों ने साफ साफ एग्ज़ाम लेने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं आपको जहाँ जाना है जो करना है करो, मैं कोई भी कार्रवाई नहीं करूँगा। चूँकि यूनिवर्सिटी की गलती थी इसलिए मैं 27 तारीख वाला जो एग्ज़ाम है वो मैं 30 को लूँगा, लेकिन तुम लोगों का जो प्रथम पत्र का जो छूटा है कि समय समय पे हमारा हमेशा मोबाइल नंबर लिया जाता है, लेकिन हम लोगों को कोई भी सूचना कभी नहीं दी जाती है। लेकिन पेपर के माध्यम से तो सूचना दी गई थी। सर पेपर सिर्फ दरभंगा के अंक में ही निकला था, जबकि इस कॉलेज में मधुबनी, पंडौल, सकरेज, झंझारपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से भी स्टूडेंट, बीरपुर से स्टूडेंट लोग आते हैं, उन लोगों को कैसे पता चलेगा। और वो भी सिर्फ प्रभात खबर के आखिरी पेज में एक छोटा सा स्लाइड बना करके निकाला गया था, जिस वजह से बहुत सब मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं हो पाई और इस वजह से 250-300 लड़कों का भविष्य जो है वो अधर में फंसा हुआ है। किन्हें दोषी मानते हैं आप? ये पूरी तरीके से परीक्षा विभाग दोषी है इसमें। क्या दिया था और जाकर के पर्सनली मिला भी, मैं यहाँ परीक्षा नियंत्रक जो है उनसे मिला और मैंने अपनी बातें रखी, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, कहा कि नहीं अगर यूनिवर्सिटी की गलती रहती तो एग्ज़ाम ली जाएगी, ये गलती तुम लोग की पर्सनल है इसलिए एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी, तुम्हारी कोई बातों को नहीं सुना जाएगा, न तुम्हारी मांगों को माना जाएगा। और आवेदन का रिसीविंग भी नहीं मिला हम लोगों को। दूसरी बात, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर में समस्तीपुर कॉलेज भी आता तो वहाँ सब लोगों का जो है सो कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता तो उनको कॉल भी किया जाता।
लेकिन आप लोग पूनम कुमारी सी हम लोग कॉलेज से हूँ। तो मेरा एक परीक्षा जो प्रथम पत्र का जो है सो LLB का एग्ज़ाम मिस हो गया। हम लोगों के से नहीं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो हम लोगों का मान लीजिए जो पेपर छूटने से तो हम लोगों का करे 1 साल पीछे चला जाएगा, सेशन माने छूट जाएगा। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं जो मेरा कृपा करके ये पेपर को लिया जाए। इसके लिए आवेदन दिया आपने? हाँ जी, आवेदन दिए हुए थे, लेकिन बोलते हैं जो कोई रिसीव ही देते हैं ना, बोलते हैं जैसा कोई प्रावधान हुआ ही नहीं जो ना एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में तो मान लीजिए जो हम लोग का करियर, हम लोग का लाइफ चौपट हो रहा है ना, 1 साल हम लोग पीछे जा रहे हैं ना, सेशन मेरा पीछे जा रहा है। ऐसा एग्जाम तो इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं जो माने कृपा करके हम लोगों का जो है इस पर ध्यान दिया जाए, हम लोग का पेपर लिया जाए। हम लोग का गया है उसी एग्ज़ाम के संदर्भ में हम लोगों ने कल एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मिला है और बातचीत की है। उन्होंने साफ एग्ज़ाम पुनः परीक्षा लेने से मना कर दिया है। कुछ भी होगा तो एग्ज़ाम नहीं। ये क्या लगता है किसके गलती के कारण एग्ज़ाम छूटा है? आप लोग जान नहीं पाए या यूनिवर्सिटी की गलती है? किसकी गलती? यूनिवर्सिटी की गलती है। यूनिवर्सिटी की गलती के कारण हम लोगों को सूचना नहीं मिल पाया, समझ में ही नहीं आया कि कब से एग्ज़ाम है, सूचना नहीं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग में चल रहे 5 दिवसीय संगोष्ठी का आज समापन किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य बिहार तथा मिथिला में बचे हुए पांडुलिपियों का संरक्षण करना है। इस संगोष्ठी में सभी प्रतिभागियों को इसके बारे में बताया गया। समापन सत्र में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति विद्याधर मिश्र और सीनेट मेंबर विनोद चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यशाला के दरमियान ही किसी ने एक बहुत ही क्वेरी लगाई थी, मैंने देखा नहीं थी, उनकी आवाज़ सुनी थी। उन्होंने ये एक क्लेम किया कि आपने उसका संरक्षण किया ही क्यों है, और बहुत सारे उनके जवाब मिले और मेरे ख्याल से वो काफ़ी सफिशिएंट थे। लेकिन एक छोटी सी बात, बहुत ही कॉमन सी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं उनका जो भी विद्वान आए, नरसिम्हा राव सर जी आए और मानवी मित्रा जी आए और भी लोगों ने सबने उसका महत्व बताया, क्यों संरक्षण किया जाए, क्या उसकी उपयोगिता है आज के मॉडर्न डे में। सरकार आशीर्वचन हम लोगों को मिला, साथ ही सीनेट के सबसे वरिष्ठ सदस्य महोदय का भी आशीर्वचन मिला और मेरे विरोध दल डॉक्टर मदन मोहन मिश्र जी सर, डॉक्टर अयोध्यानाथ जी सर का भी सहयोग मिला। और पांडुलिपियाँ हैं जो प्रकाश में नहीं आ सकी, उसमें भी खासकर मिथिलांचल जो है वह पांडुलिपियों का भंडार है। हमारे ऋषि महर्षि तुल्य जो हमारे विद्वान थे, जो केवल विद्यादान ही जीवन का उद्देश्य था, उन्होंने ऐसे शोध किए हैं और उस समय इस तरह के साधन नहीं थे कि उसका प्रकाशन किया जाए, ऐसे प्रेस नहीं थे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने अपने ज्ञान राशि का सदुपयोग कहीं भोजपत्र पर, कहीं तालपत्र पर या कहीं जो उस समय उपलब्ध था रंग स्वयं बनाकर वो लिखा करते थे, अपने चिंतन को उसमें सजा करके रखते थे। और कालांतर में उन लोगों के जाने के बाद जब इसकी चिंता होने लगी कि हमारे विद्वानों का जो चिंतन है उसकी खोज की जाए, तो पांडुलिपियों को ढूंढा गया और यहाँ संपूर्ण मिथिलांचल के हर घर में कुछ न कुछ मिला और उसमें अद्भुत बातें ऐसी हैं जो विश्व के कहीं किसी ग्रंथों में नहीं है। तो चूँकि या आज कुछ तुरंत पाने की लालसा जो होती है उसमें उपेक्षा होने लगी और जो हमारे असली ज्ञान के भंडार हैं वो आज भी अनछुए हैं, जो उसमें लिखे हुए हैं वो आज भी अनछुए हैं। और समस्या ये होती है उसमें पांडुलिपियाँ जो हैं वो तो या तो संस्कृत में अधिकांश लिखी हुई है और संस्कृत में भी जो लिखी हुई है उसकी लिपि देवनागरी नहीं है, अधिकांश वहाँ लिपि जो है मिथिलाक्षर। तो मिथिलाक्षर लिखने का क्षरण होने लगा, लिखना लोग भूलने लगे।
और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसमें गंभीर जो तत्व थे वो हमारे समाज में नहीं आ सके, जो हम जिससे हमारी क्षति हुई है, इस देश की क्षति हुई है, मिथिलांचल की क्षति हुई है। तो राष्ट्रीय मिशन पटना ने एक मिशन निकाला कि हम उन पुरातत्व उन जो पांडुलिपियाँ हैं उनका जो लोक क्षरण हो रहा है, वो सड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, गल रहे हैं, उसके द्वारा और राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण मिशन के तत्वाधान में संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से मिथिलांचल के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। मिथिलांचल में पांडुलिपि की बड़ी दुर्दशा है। संस्कृत विश्वविद्यालय में संरक्षित पांडुलिपि रहा है, संरक्षण करके वहाँ रखा गया। मिथिला विश्वविद्यालय में पांडुलिपि है। इसके अतिरिक्त कई विद्वानों के यहाँ पांडुलिपियाँ भरमार में उपलब्ध है, लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो रहा है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। इस कार्यशाला के माध्यम से यहाँ के विद्वान और शिक्षकों ने जानकारी हासिल की कि किस तरह से इसे संरक्षित किया जाए। जो हमारा धरोहर है वो नष्ट हो जाएगा तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा। हमारी जो संस्कृति है वही यदि नष्ट हो जाती है तो आपके पास रहेगा क्या। इसलिए यह कार्यशाला पूरे तौर पर सफल है और मैं इस विभाग के शिक्षकों से, विभागाध्यक्ष से और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भी आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह के कार्यशाला, इस तरह के आयोजन बार बार हो विश्वविद्यालय में, जिससे हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो बिहार राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर दरभंगा के तीनों मूल्यांकन केंद्रों पर इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य आज 10वें दिन भी पूर्ण रूप से बंद रहा। परीक्षकों ने जत्थों में तीनों मूल्यांकन केंद्रों पर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार विरोधी नारे लगाए और डॉक्टर हरिंदर किशोर मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार अविलंब सम्मानजनक समझौता नहीं करती है तब तक हम लोग का मूल्यांकन बहिष्कार कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। मूल्यांकन कार्य बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। मूल्यांकन कार्य जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मूल्यांकन बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। वेतन नहीं, अनुदान नहीं, वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मूल्यांकन बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। नीतीश लालू हाय 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 हाय, लालू हाय हाय हाय। 1982 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार में लाकर इस काले अध्याय को शुरू किया और 1982 से लेके और 35-36 सालों में देश की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या 4 गुनी हो गई। लेकिन 1986 के बाद एक भी सरकार ने एक भी महाविद्यालय को अधिग्रहण नहीं किया। आज इस 35-40 वर्षों से वित्त रहित महाविद्यालयों में यहाँ के शिक्षाकर्मी भूख के शिकार हैं और वे वेतन की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग के समर्थन में वो मूल्यांकन कार्य बंद किए हुए हैं और यह मूल्यांकन कार्य तब तक बंद रहेगा जब तक हमको मुख्यमंत्री आश्वासन नहीं देते हैं कि आप लोगों को वेतन दिया जाएगा, तब तक इस मूल्यांकन कार्य को पूर्व वक्ता कहे हैं। आप लोगों को विदित है कि वित्त रहित शिक्षा नीति के विरोध में हम तमाम वित्त रहित शिक्षा कर्मी हड़ताल पर आए हैं और मूल्यांकन कार्यों का आज 9 दिनों से बहिष्कार कर रहे हैं। लगातार बहिष्कार तब तक चलेगा जब तक राज्य के मुख्यमंत्री हम लोग को ये आश्वासन नहीं देते हैं जो सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन निरंतर चलेगा और हम लोग का बकाया जो अनुदान है उसका भुगतान
शीघ्र होनी चाहिए। हम लोग को 10 के बाद आज तक अनुदान की राशि भी प्राप्त नहीं हुई है। हम लोग भूखे पेट कब तक शिक्षा की नीति को हम लोग बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए हम लोग निर्णय किए हैं जो निरंतर इसका विरोध चलेगा जब तक मुख्यमंत्री आश्वासन नहीं देते हैं सामान्य काम के लिए। हम लोग सभी शिक्षकगण हर एक बिहार के हर एक परीक्षा केंद्र मूल्यांकन केंद्रों पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग मूल्यांकन केंद्र को तब तक बाधित करते रहेंगे जब तक सरकार के तरफ से हम लोगों के फेवर में कोई सही बात नहीं होगी। हम लोगों को अनुदान की राशि के बारे में कहा गया, अनुदान की राशि 2009 का भी आधा बाकी है, उसके बाद 2010 का भी कुछ खुदरा बाकी है, 2011 का भी आधा पैसा दे करके सरकार ने हम लोगों को ठगने का काम किया है। आज 2016 का रिजल्ट हो चुका है, सरकार के यहाँ जितना बकाया है उसका 15% भी पैसा हम लोगों को नहीं मिल पाया। हम लोग ठगे जा रहे हैं। मूल्यांकन कार्ड बनकर हम लोग अपने ताकत का प्रहार कर रहे हैं, ताकत को दिखा रहे हैं। सरकार आज समझे हमारी ज़रूरत है, जो सरकार हमारी ज़रूरत को पूरा करेगी उस सरकार के साथ हम लोग समर्थन में भी रहेंगे। और नीतीश सरकार को यह कहना चाहते हैं कि हम लोग एकत्र हैं, हम लोग से डरने की जरूरत। मुंबई में जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ की जाने वाली मारपीट के विरोध में डीएमसीएच के सभी जूनियर डॉक्टरों ने हेलमेट पहनकर किया अपना कामकाज। महाराष्ट्र के धुने में एक ऑर्थोपेडिशियन पे पेशेंट लोग गए थे दिखाने के लिए हॉस्पिटल में। तो वो ऑर्थो के पीजी थे, SR थे, सीनियर रेजिडेंट थे। तो उनसे गए दिखाने के लिए, वो केस था न्यूरो का। बोले कि हमारे अंडर में नहीं है न्यूरो केस। तो पेशेंट के अटेंडेंट एग्रेसिव होकर के उनकी इतनी पिटाई कर दी कि उनका एक आँख जो है करके चला गया है। इसी डॉक्टर के सपोर्ट में ये ऐसा बार बार हो रहा है। महाराष्ट्र में ये मिला करके 7वां घटना हो चुका है। तो उनके सपोर्ट में हम लोग पूरे इंडिया के जितने भी डॉक्टर हैं आगे आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले महाराष्ट्र में बहुत लोग आए, IM में भी वहाँ पे आ गए हैं, दिल्ली में आए, अब यहाँ बिहार से भी शुरू हो गया है, दिल्ली में और जगह से भी शुरू होगा। तो पूरे इंडिया के डॉक्टर हैं यूनाइट होंगे और बताएंगे गवर्नमेंट को कि डॉक्टर कम्युनिटी है, डॉक्टर का यूनिटी है वो कम नहीं है। जब तक कि हम लोग का प्रोटेक्शन पूरा नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग ये ऐसा ही आंदोलन करते रहे। क्या नाम हुआ? डॉक्टर जतीश। डॉक्टर जतीश विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में महाराष्ट्र में डॉक्टर पे हमला हो रहा है और आए दिनों इस तरह से पूरे देश में डॉक्टर पे हमला किया जा रहा है परिजनों के द्वारा। इसमें कि मरीज अगर सीरियस अगर इमरजेंसी में अगर आता है उस केस में कोई भी डॉक्टर हमेशा चाहेगा कि पेशेंट का जो है जान बचाना। इसके बावजूद हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं पेशेंट की जान बचाने के लिए। भूखे प्यासे हम लोग मेहनत करते हैं कि किसी तरह पेशेंट का जान बच जाए। इसके बावजूद अगर मालिक जान तो बचाना हम लोगों का जो है कोशिश करना मेरा काम है और उसके बाद जान बचाना और ऊपर वाले की कुछ भी उनके हिस्से में भी कुछ छोड़ देनी चाहिए। इसलिए इसको देखते हुए हम लोग अपने सेफ्टी के लिए हम लोग हेलमेट लगा के ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे प्रदेश की सरकार इस पर डॉक्टर पे सिक्योरिटी देने के लिए कोशिश करना चाहिए उनको। और आए दिनों डॉक्टर पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है और न ही हमारा जो है कोई वोट बैंक है, न ही कोई हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। और इस तरह से जुडिशरी सिस्टम भी हम लोगों पे ही हमला हो रही है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि समाज में इस मैसेज को अच्छी तरह से जाए और ताकि डॉक्टर पे हमला रुके और प्रदेश की सरकार इस पे कुछ एक्शन ले, कुछ ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का निर्माण करे जिससे कि कोई भी परिजन डॉक्टर पे हमला करने के पहले 5 बार सोचे। आज जो आप लोग हेलमेट पहन के जो इलाज कर रहे हैं उसके पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? मेन मकसद है हम लोगों के विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र में जो डॉक्टर पे हमला हुई है उसको देखते हुए पूरे देश में अभी के समय में पूरे डॉक्टर यूनियन मिल करके
इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही है और हम लोगों का भी मेन मकसद यही है। और इस तरह से सरकार अगर हम लोग प्रोटेक्शन नहीं देगी तो एक बार हम लोग सब मिल करके मास रिजिग्नेशन के बारे में भी, मास लीव के बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं। कितने दिन तक आप लोग हेलमेट पहन के इलाज करेंगे मरीजों का? जब तक कि महाराष्ट्र में जो डॉक्टर विक्टिम है उसके द्वारा जो भी डिमांड किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले जो डॉक्टर को प्रोटेक्शन देना और उसके बाद ऐसा नियम बनाया जाए, ऐसा नियम पारित संसद में किया जाए जिसके द्वारा कि कोई भी परिजन डॉक्टर पर हमला करने के पहले 5 बार सोचे। और जब तक ये नियम जो लागू नहीं हो जाता तब तक हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग मास्क। केंद्रीय स्वास्थ्य समिति नई दिल्ली की 4 सदस्यीय टीम ने लहरियासराय स्थित शर्मा डायग्नोस्टिक सेंटर पर केंद्र सरकार द्वारा नए नियमों का अनुपालन नहीं करने की शिकायत पर छापेमारी की गई। संस्था के प्रबंधक डॉक्टर जगदेव शर्मा ने कहा कि छापेमारी की गई जिसमें हमारी ओर से टीम को पूरा सहयोग दिया गया। छापेमारी टीम ने मीडिया को किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार किया। नहीं जो आई है जांच के लिए उसका नाम किस बात को लेकर आई थी सर? किन शिकायतों को लेकर? आप अपने सीएमओ साहब से पूछें। सर आप किस टीम में आए हैं वो पता चलेगा। भूख लगी है यार। नहीं भूख नहीं सही, टीम का नाम क्या है वो हम जानना चाहते हैं। तो सीएमओ से पूछ लो। कौन है सीएमओ आपके? ना सर करो ना, आपके कौन है यहाँ के सीएमओ? नहीं तो सर आपको तो इतना होगा ना कि हम किस टीम से आए हैं। क्या कमी पाई गई सर? लीव दिस, अरे लीव दिस यार। वारिंगल सर प्लीज ना। टीम का सर आप नाम नहीं जानते हैं। बेटा करके बात कर रहा हूँ। सर टीम नहीं। क्या था मामला? छापेमारी नहीं कहा जाएगा इसको। एमसीआई की तरफ से अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशलिस्ट टीम आया था। क्या जांच? वो स्पेशलिस्ट टीम आने का मतलब है कि यहाँ जितने नॉर्म्स होते हैं ये अल्ट्रासाउंड होने के पहले वो सब सही दुरुस्त होते हैं कि नहीं। इसमें वो लोग बहुत सा नए नए फॉर्म दिखलाए जो नए फॉर्म हम लोग के पास था ही नहीं। फॉर्म कहाँ से आता? तो जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है सिविल सर्जन के यहाँ से, वो सिविल सर्जन का काम था कि सभी नॉर्म्स को पूरा करवाते तब रजिस्ट्रेशन करते। तो जब तक ये नहीं करेंगे तो जो स्पेशलिस्ट है वो क्या बेचारा जानने गया कि कहाँ पर क्या लिखना है, कितने चीज़। इसे जितना इन लोगों को मालूम था, जितना सिविल सर्जन के ऑफिस के द्वारा कहा गया उतना हो रहा था। अब ये सेंट्रल टीम का कहना था कि और ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने कहा कि और ज़्यादा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए आप लिस्ट बना के दे दो, वो सब कंप्लाई होगा। अस्पताल में कवरेज करने आए मीडिया कर्मी के साथ भी आपके एक डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया डॉक्टर ने। क्या अस्पताल में जब मीडिया के कर्मी आए? अस्पताल ही नहीं, सबसे पहले तो ये सुधार कीजिए आप। सेंटर पर जब आए? हाँ, ये लेबोरेटरी है। हाँ, लेबोरेटरी में तो आपके एक डॉक्टर के द्वारा मीडिया कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया गया? ये मुझे ज्ञात नहीं है, ये तो मुझे ज्ञात नहीं। मैं खुद 1 घंटे के बाद आया था। मैं तो जो लीजर पीरियड मेरा आराम करने का है उसमें कहा गया कि बहुत हार्श वर्ड सब ये लोग कौन आया है कर रहा है। तो मुझे तो डाउट हुआ पहले कि फेक है कि जेन्यून है। तब देखा कि सिविल सर्जन बैठे हुए हैं तब हम समझ गए कि जेन्यून है। तब मैंने उनसे बात करना शुरू किया, अपना इंट्रोडक्शन भी दिया। थोड़ा ज़्यादा वो बौखलाए हुए थे, लेकिन जब वो इंट्रोडक्शन में समझ गए कि उनसे भी सीनियर हम बोल रहे हैं और वो 1-2 कॉलेज का इंस्पेक्शन किए हैं। हम 9 मेडिकल कॉलेज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे द्वारा रिकमेंडेड हो करके एडमिट हुआ था एमसीआई में। ये सब जानने के बाद वो समझे कि वो हम गलत जगह पर आ गए। कितने सदस्यीय टीम था सर? कितने लोग थे जांच करने आए थे? 2 बटे हुए थे। हमने तो एक ही टीम से बात किया। उसके बाद हम कहा कि हम नीचे बैठते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आइएगा। तो उसमें जो टीम का मुख्य था वो यहाँ आए और कुछ दिखाया कि देखिए सर ऐसे गलती है। उन लोगों को बोलने में गड़बड़ नहीं था। जब मेरा इंट्रोडक्शन दिए थे या तो सर चाहे बाबूजी ऐसे ही बोलते थे। कोई हरासमेंट या जैसी होती है छापेमारी, दिस वॉज नॉट इनकम टैक्स छापेमारी। ये तो टेक्निकल चीज़ जितना वो जानते। पूर्व से ही चल रही जमीनी विवाद में सदर थाना क्षेत्र के मसीगामा गांव में चाचा ने ससुराल से आ रही भतीजी को
ग्रासा से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। महिला का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। भेंट करने के लिए तभी चंगना में है ना, गाड़ी लेके आया ना, वो गाड़ी से घेर के हमको मारने लगा। कौन चीज़ से मारा? गरासा से। कौन मारा? मेरा पितिया मिथिलेश विनोद। कौन है आपका वो? चाचा। काहे किस वजह से मारा? अंगना दो के किया रहता, अंगना दो के किया आया गाड़ी लौटे। वो आपके हस्बैंड गाड़ी लेके आ रहे थे? हाँ। आप उस पर बैठे हुए थे गाड़ी पर? हाँ, बैठ के हम लोग नीचे उतर गए। आपके हस्बैंड को भी मारा है? नहीं, तो गाड़ी हम जैसे ही उतरा ना गाड़ी लेके, तो मेरा तो गाड़ी लगाने के लिए बाहर आया कि हमको मारने लगा। अपना चचा है? हाँ, अपना चचा है। कब हुआ ये घटना? 8 बजे सुबह में। हाँ। अभी यहाँ कहाँ है? एक महिला के थाना के हमको उतना मालूम नहीं है, यहाँ की जाने बाहर रहूँगा। डीएमसीएच आए हैं? हाँ, इलाज कराने। हाँ। क्या नाम है आपका? रुना देवी। आपका ससुराल कहाँ है? मकरंद। आया ना मुरन कर, हमसे इससे केस के साथ साल भर से लग रहा है, तो ये हम ऊपर हैं, आई लिया है, वही ज़मीन ला है, 2 नंबर ज़मीन है, वही ला झगड़ा हमसे होता रहा है, केसों केसी हुआ है साल भर से। अब बीच अंगना दे के जो हमको बेटी मुलाकात करने का आ रहा है, तो कहा कि जो जमाई कहे तुमको गाड़ी लेके गाड़ी में आग लगा देंगे। हम कहा कि जो रास्ता है तो आवेगा नहीं, वही पर उतरेगा कि वहाँ पर हम तो होता रहा कि हमको बेटी पर गढ़ा से चला दे। कौन चलाया? हमको मिथिलेश दियोर, विनोद देवर। जमीन विवाद पहले से चल रहा है? पहले हाँ, केस आपके से पहले से हुआ है, वही विरोधी पर हमको बेटी के मारा है पुन्ना से। अभी कहाँ आए हैं आप? अब हम डीएमसीएच इलाज करवाने के लिए? इलाज करवा। केस भी किए हैं क्या? नहीं, केस करेंगे। हाँ, केस करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है आपका? मझिया। कौन थाना? के साथ यही हुआ, हम लोग आ रहे थे तो इनका माँ के पास मझिया माँ, तो इनको जब तक उतर रहा था गरासी से हमला कर दिया। कौन? विनोद चोपा, मिथिलेश चोपा। अच्छा, मतलब आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है उनकी? नहीं, हम लोग से कोई दुश्मनी नहीं है उनको। कहाँ आपका गांव हुआ? मेरा मकरंदा गांव हुआ। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एकमी रोड में टेम्पो पलटने से महिला सहित 2 लोग घायल। घायलों का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। घटना के बाद टेम्पो चालक फरार। ऑफिस से आ रहे थे, नगर निगम ड्यूटी करते हैं, तारा लाइन एक्सीडेंट हो गया ऑटो से। वहाँ कहाँ काम करते हैं? नगर निगम में। दरभंगा में? जी। सफाई कर्मी है? नहीं, ऑफिशियल स्टाफ। क्या काम करते हैं? निगम काम है, हस्बैंड की जगह पे है। क्या नाम है आपका? रूपा देवी। घर कहाँ है? बीरामपुर। 16वां दिन भी बिहार रक्षा वाहिनी के होमगार्ड जवानों का अपनी मांगों को लेकर लहरियासराय धरना स्थल के पास धरना जारी। आंदोलन का ये 14वां दिन है और ये हमारा कार्यक्रम 11 मार्च से बेमियादी हड़ताल हम लोग का चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होम गार्ड्स के जवानों को बिहार पुलिस की तरह वेतन और सभी सुविधाएं देने की मांग को लेकर हम आंदोलनरत हैं और ये कार्यक्रम हमारा अनिश्चितकालीन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में सरकार मांग माने, इसके लिए वर्तमान बिहार विधानसभा सत्र में लगातार कई माननीय विधायकों ने सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। हम लोग को संघ के कार्यक्रम के मुताबिक आज पूरे बिहार
के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल कार्यक्रम पर हम लोग बैठे हुए हैं और फिर शाम में 6 बजे से दरभंगा और लहेरियासराय के विभिन्न मार्गों पर हम प्रतिरोध स्वरूप मशाल जुलूस निकालेंगे और फिर कल परसों भी हमारा ये धरना कार्यक्रम चलेगा। 28 मार्च को पूरे बिहार के लाखों होमगार्ड्स बड़ी संख्या में पटना कूच करेंगे और 28 को ही बिहार विधानसभा का घेराव है और इतनी संख्या में होमगार्ड्स जुटने की तैयारी कर ली गई है कि पूरा पटना शहर अस्त व्यस्त हो जाएगा और फिर 28 तारीख को ही पूरे बिहार के होमगार्ड्स पटना में जुटेंगे। सरकार हमारी मांगें नहीं मानी तो पटना से ही हम लोग जेल भरो अभियान की शुरुआत करेंगे और फिर संघ का निर्णय है कि होमगार्ड्स के बाल बच्चे जितने लोग हैं पर परिवार हैं, उसके बाद हम लोग के जेल जाने के बाद भी सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करती है तो होमगार्ड्स के जितने बाल बच्चे और परिवार हैं। बिहार रक्षा वाहिनी के होमगार्ड जवानों ने अपनी मांगों को लेकर चट्टी चौक से लोहिया चौक तक मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस हम लोग निकाले हैं सरकार के आदेश के लागू कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, आज तक लागू नहीं हुआ है। इसी के क्रम में हम लोग आज मशाल जुलूस निकाले हैं। आगे हम लोग 28 तारीख के पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गा प्रसाद राय, जिला सचिव।